हाय एवरीबॉडी। लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में, ठीक है, जिसे कि अकाउंटिंग करते समय यूज किया जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं वो अकाउंटिंग का इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है। तो पहला नंबर वर्ड है आपका एसेट्स। पहला नंबर वर्ड क्या है? एसेट्स, संपत्ति। तो अगर आपसे कोई पूछे जो संपत्ति किसे कहा जाता है, एसेट्स क्या होता है, तो आप एक व्यापारी बनकर उसे जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये वर्ड्स को समझने के लिए आपको व्यापारी बनना पड़ेगा। और आप ये समझिए जो यह व्यापार मेरा है और हम इस व्यापार का क्या है? व्यापारी हैं। ठीक, तो चलिए एक व्यापारी बनकर उसे इस शब्द का जवाब देंगे। ये वर्ड्स जो एसेट्स है इसके बारे में हम उसे समझाएंगे। तो एसेट्स किसे कहा जाएगा? तो आपको अगर कोई पूछ दे एसेट्स क्या होता है या एसेट्स किसे कहा जाएगा, तो बोलिएगा एसेट्स व्यापार का वो साधन होता है जिसको प्रयोग करके व्यापार को चलाया जाता है और व्यापार की लाभ अर्जन क्षमता को बढ़ाया जाता है। ठीक है, एसेट्स व्यापार का वो साधन होता है जिसको प्रयोग करके व्यापार को चलाया जाता है और व्यापार की लाभ अर्जन क्षमता को बढ़ाया जाता है। अगर मेरे पास मशीन रहेगा तो हम उस मशीन को प्रयोग करके व्यापार को आसानी से चला लेंगे, लेकिन अगर मेरे पास मशीन नहीं रहेगा तो व्यापार को चलाने में हमें कठिनाई आता रहेगा, कठिनाई होता रहेगा। ठीक है, तो इसी कारण से एसेट्स के प्रयोग के कारण व्यापार क्या होता है? आसानी से चल पाता है। और अगर एसेट्स ना रहे तो व्यापार को चलाने में हमको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कठिनाई आती है। ठीक, एसेट्स को दो भागों में बांटा गया है। एसेट्स को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है नॉन करेंट एसेट्स, गैर चालू संपत्ति, और दूसरा होता है करेंट एसेट्स। दूसरा क्या होता है? करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स किसे कहते हैं और करेंट एसेट्स किसे कहते हैं? ठीक, तो नॉन करेंट एसेट्स को कुछ दिन पहले फिक्स एसेट्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लेकिन अब उसका नाम बदलकर नॉन करेंट एसेट्स कर दिया। पहले इसको फिक्स एसेट्स कहा जाता था। ठीक, तो चलिए नॉन करेंट एसेट्स किसे कहा जाएगा? नॉन करेंट एसेट्स क्या होता है? तो एसेट्स का ही एक प्रकार होता है नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा प्रकार होता है करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स किसे कहेंगे? तो नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होता है जिसको कि व्यापार में विक्रय के उद्देश्य से नहीं रखा जाता है, बल्कि व्यापार में यूज करने के उद्देश्य से रखा जाता है। ऐसा एसेट्स जिसको कि व्यापार में विक्रय के उद्देश्य से नहीं रखा जाता है बल्कि यूज करने के उद्देश्य से रखा जाता है, उस एसेट्स को नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं। ठीक है, ऐसी संपत्ति जिसको कि विक्रय के उद्देश्य से नहीं खरीदा जाता है, ठीक है, बल्कि व्यापार में प्रयोग के उद्देश्य से खरीदा जाता है, उस संपत्ति को हम गैर चालू संपत्ति कहते हैं। ठीक, अब आया करेंट एसेट्स क्या होता है, चालू संपत्ति क्या होता है? तो चालू संपत्ति वो संपत्ति होती है जिसे कि विक्रय के उद्देश्य से खरीदा जाता है। ठीक है, उसका बिक्री करना है इसीलिए उसको खरीदा जाता है। तो गैर चालू संपत्ति और चालू संपत्ति दोनों में अंतर है। गैर चालू संपत्ति व्यापार में विक्रय के उद्देश्य से नहीं खरीदा जाता है बल्कि प्रयोग के उद्देश्य से खरीदा जाता है, और चालू संपत्ति व्यापार में विक्रय के उद्देश्य से खरीदा जाता है। ठीक है, और उसका अधिकतम अवधि 1 वर्ष तक होती है। 1 वर्ष के अंदर उसे खत्म कर दिया जाता है। किसे खत्म कर दिया जाता है? तो चालू संपत्ति को, करेंट एसेट्स को। ठीक है, नॉन करेंट एसेट्स के अंतर्गत फर्नीचर आ जाता है, मशीन आ जाता है, बिल्डिंग आ जाता है। ठीक है, और भी संपत्ति नॉन करेंट एसेट्स के अंतर्गत आता है। और करेंट एसेट्स के अंतर्गत आपका आ जाता है स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, ये सब करेंट एसेट्स के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, अगला नंबर पॉइंट है आपका लायबिलिटीज। क्या है? लायबिलिटीज यानी दायित्व। दायित्व किसे कहते हैं? तो वो सभी धन या वस्तु जो व्यापार किसी दूसरों को चुकाएगा उसको
दायित्व कहा जाता है। लेकिन वो किसका दायित्व होता है? व्यापार का दायित्व होता है। व्यापार अगर किसी दूसरे व्यक्ति को कोई पैसा चुकाएगा या कोई वस्तु चुकाएगा तो वो वस्तु या पैसा व्यापार का दायित्व कहलाता है। तो दायित्व का डेफिनेशन है वो सारा धनराशि जो किसी दूसरे व्यक्ति को हमें चुकाना है वो मेरा क्या कहलाएगा? लायबिलिटीज कहलाएगा। वो सभी धनराशि या वो सारा धनराशि जो हमें किसी दूसरे व्यक्ति को चुकाना है वो मेरा क्या कहलाएगा? लायबिलिटीज कहलाएगा। ठीक है, लायबिलिटीज भी दो प्रकार का होता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होता है जिसे लंबे समय के बाद भुगतान किया जाता है, और करेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होता है जिसे 1 वर्ष के अंदर भुगतान कर दिया जाता है। नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आपको डिवेंचर आ जाता है, लॉन्ग टर्म लोन आ जाता है, लेकिन करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आपको क्रेडिटर आ जाता है, बिल्स पेएबल आ जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है। ठीक है, ये सब करेंट लायबिलिटीज होता है। ठीक, और इसका भुगतान हमें 1 वर्ष के अंदर करना पड़ता है, और 1 वर्ष के अंदर जिस लायबिलिटीज का भुगतान हम कर देते हैं तो वो मेरा करेंट लायबिलिटीज कहलाता है। और अगर 1 वर्ष के बाद किसी लायबिलिटीज का भुगतान करते हैं, 5 साल के बाद करते हैं, 10 साल के बाद करते हैं, तो वो मेरा नॉन करेंट लायबिलिटीज कहलाता है, गैर चालू दायित्व कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कैपिटल, पूंजी। तो पूंजी व्यापार के स्वामी के द्वारा, व्यवसाय के स्वामी के द्वारा व्यवसाय में लगाया जाता है। क्यों लगाता है? तो व्यवसाय का स्वामी यह चाहते रहता है जो हमें जितना धन है इससे थोड़ा धन मेरा कल के डेट में क्या हो, बढ़ जाए। तो अपने पैसे का, अपने धन का कुछ भाग वो व्यापार में लगाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पूंजी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर कोई व्यापारी अपने धन या अपने पैसे का कुछ भाग अधिक धन कमाने के लिए व्यापार में लगाता है तो उसी पैसा को, उसी धन के भाग को पूंजी कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई व्यापारी, व्यवसाय के स्वामी अपने धन या पैसे का कुछ भाग व्यवसाय में अधिक धन कमाने के लिए लगाता है, ठीक है, तो उसी पैसे और पैसे के भाग को, ठीक है, उसी पैसे या पैसे के भाग को हम क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। जो पूंजी व्यवसाय के स्वामी के द्वारा व्यवसाय में अधिक धन कमाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक व्यापारी का अपना एक उद्देश्य होता है, जो आज मेरे पास 10 रुपया है तो कल 12 रुपया हो, परसों 15 रुपया हो, उसके बाद 20 रुपया हो, 25 रुपया हो। तो इस तरह अपने पैसे को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है? तो अपने पैसे का कुछ भाग व्यवसाय में लगाता है, ताकि कल के डेट में मेरे पास जितना पैसा रहेगा उससे कुछ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण से अधिक धन कमाने के लिए अपने पैसे का कुछ भाग वो व्यापार में लगा देता है, जिस पैसे को क्या कहा जाता है? कैपिटल कहा जाता है, पूंजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, एक्सपेंसेस, खर्चा। तो जब किसी संपत्ति या वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ भुगतान हम किसी दूसरे व्यक्ति को करते हैं तो वही भुगतान मेरे लिए खर्च कहलाता है। ठीक उसी तरह से जब कोई व्यापारी कोई संपत्ति या कोई वस्तु को प्राप्त करना चाहता है तो उस वस्तु या संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उस व्यापारी को कुछ भुगतान करना पड़ता है। वही भुगतान उस व्यापारी के लिए, उस व्यापार के लिए क्या कहलाता है? खर्च कहलाता है। ठीक है, खर्चा भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है कैपिटल नेचर का खर्च, एक होता है रेवेन्यू नेचर का खर्च। ठीक है, कैपिटल नेचर का खर्च वह खर्च होता है जो कि व्यापार बार बार नहीं करता है। संपत्ति, अस्थायी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जो खर्चा व्यापार के द्वारा किया जाता है उस खर्चा को कैपिटल नेचर का खर्च कहा जाता है। लेकिन अगर व्यवसाय को चलाने के लिए कोई खर्चा व्यापार के द्वारा किया जाता है, अगर व्यापार को चलाना है और व्यापार को चलाने से संबंधित कोई खर्चा व्यापार के द्वारा किया जाता है तो उस खर्चा को हम रेवेन्यू नेचर का खर्चा कहते हैं। ये खर्चा व्यापार को बार बार करना पड़ता है। अगर ये खर्च व्यापार बार बार नहीं करेगा तो व्यवसाय आगे चल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो व्यवसाय को चलाने के लिए जो खर्चा व्यापार को करना पड़ता है उस खर्चा को हम रेवेन्यू नेचर का खर्च कहते हैं। ठीक है, अब चलिए
अगला पॉइंट है आपका इनकम। तो व्यापार को विक्रय करने से या किसी अन्य स्रोतों से जो भी कुछ प्राप्तियां होता है वही प्राप्ति व्यापार का क्या कहलाता है, इनकम होता है। वही प्राप्ति व्यापार का क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है या इनकम कहते हैं। ठीक है, जो कुछ भी प्राप्ति व्यापार में होता है वो सभी प्राप्ति को व्यापार क्या कहता है, तो अपना इनकम कहता है। ठीक, इनकम कहता है। अब आगे है टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस हमने आपको पहले ही समझा दिए। यहाँ पर जो खर्चा दो प्रकार का होता है, एक कैपिटल नेचर का खर्च और एक रेवेन्यू नेचर का खर्च। पूंजीगत संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जो खर्चा हम करते हैं वो कैपिटल नेचर का खर्च होता है, जैसे मशीन को खरीदने के लिए जो खर्चा किए हैं, ठीक है, उसको हम कैपिटल नेचर का खर्च कहेंगे। बिल्डिंग को खरीदने के लिए जो खर्च हमने किए हैं उसको हम कैपिटल नेचर का खर्च कहेंगे। और एक होता है रेवेन्यू नेचर का खर्च, जो कि व्यवसाय को चलाने के लिए व्यवसाय को करना पड़ता है, जो कि व्यापार को चलाने के लिए व्यापार को खर्च करना पड़ता है। उस खर्चा को हम रेवेन्यू नेचर का खर्च कहते हैं। जैसे रेंट चुकाना, सैलरी देना, मजदूरी देना, ये सब खर्च रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। इस खर्च के कारण व्यवसाय चलता है। अगर ये खर्च व्यवसाय नहीं करेगा तो व्यवसाय नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो व्यवसाय के दैनिक खर्चों का भुगतान जो किया जाता है वो रेवेन्यू नेचर का खर्च होता है। दैनिक कार्यों के लिए जो भी भुगतान व्यापार के द्वारा किया जाता है उसे हम रेवेन्यू नेचर का खर्च कहते हैं।